हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। पिछले अध्याय में बात की थी हमने आनुवंशिकी की कुछ शब्दावलियों के परिचय की, जैसे आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी, जिसके तहत अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों, उनके स्थानांतरण के क्रम तथा स्थानांतरण के क्रम व विविधताओं के अध्ययन के विज्ञान आनुवंशिकी के बारे में हमने बात की थी। आज हम आनुवंशिकी के पिता कहे जाने वाले ग्रेगर जोहान मेंडल के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ एक विशेष तथ्य है, मेंडल विज्ञान के एक ऐसे वैज्ञानिक हैं या एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके जीवन परिचय को भी विज्ञान में पढ़ा जाता है, अर्थात इनके इतिहास को पढ़ा जाता है और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है बैटसन को। तो आइए शुरुआत करते हैं हम मेंडल और उनके जीवन परिचय से। देखिए, जॉन मेंडल, सबसे पहले इनके बारे में जानने का विषय किसी भी व्यक्ति के इतिहास के बारे में होता है उसका जन्म। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। देखिए, इनके जन्म से संबंधित और इनके जीवन परिचय में एक चीज याद रखें, 2 का जो अंक है ये बहुत बार आएगा। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को और जन्म जहां हुआ था वो जन्म स्थान है सिल्सियन ग्राम, गांव है ये। और ये सिल्सियन ग्राम जो है ये स्थित था हाइजेनडॉर्फ प्रांत में, और ये हाइजेनडॉर्फ जो प्रांत था ये तात्कालिक ऑस्ट्रिया देश में स्थित था। ऑस्ट्रिया है देश। यहाँ पर देखिए बच्चे जो गलती करते हैं विशेष, वो इस देश से संबंधित है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीपीय देश है, यानी उस पूरे महाद्वीप पर एक देश है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। अब यहाँ इनकी तात्कालिक स्थिति तो ये थी, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो ये सिल्सियन ग्राम जो है ये यूरोप का एक देश है, चेक गणराज्य। इस चेक गणराज्य में स्थित है सिल्सियन ग्राम। जहां पर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था वो वर्तमान के अंदर यूरोप का एक देश है, चेक गणराज्य, वहां पर स्थित है। मेंडल की शिक्षा जो है, इनकी प्राथमिक शिक्षा इनके गांव में ही हुई थी। देखिए, प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं, प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई थी और इन्होंने वियना विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में डिग्री की थी, अर्थात इनको दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। यहाँ पर एक चीज और याद रखें, मेंडल को कुछ समय तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी मौका मिला था, जहाँ इनका विषय था गणित और विज्ञान, सांख्यिकी। और देखिए, मेंडल जो है वो पैतृक बैकग्राउंड से किसान पुत्र थे, यानी कि खेती और वनस्पति इनको विरासत में मिली थी। पैतृक बैकग्राउंड से ये कृषक थे, जो इनके आगे काम आएगा। इनको नौकरी कहाँ मिली? देखिए, इनको नौकरी मिली थी इस दर्शन शास्त्र की डिग्री से, और इन्होंने सन 1843 के अंदर वियना के ही एक ऑगस्टियन मठ के अंदर इन्होंने चर्च में पादरी की नौकरी की थी। ये कुछ शब्द हैं जो हमें पता होने चाहिए। जिस प्रकार से मंदिर में पुजारी और मस्जिद में मौलवी होता है, उसी प्रकार से ईसाइयों का धार्मिक जो स्थान है चर्च, उसमें जो पुजारी होता है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता है, उसे पादरी कहते हैं। तो देखिए, मेंडल ने दर्शन शास्त्र में डिग्री की थी, इसी आधार पर इनको ऑगस्टियन जो मठ है उसके चर्च में पादरी की नौकरी मिली थी। और इस नौकरी को करते हुए ही मेंडल को इनके नाम का एक अभिन्न हिस्सा मिला था, अर्थात इनको यहाँ नौकरी करते हुए ही ग्रेगर की उपाधि मिली थी। देखिए, मेंडल का पूरा नाम क्या लिखते हैं हम? ग्रेगर जोहान मेंडल। जहाँ मेंडल का नाम केवल जॉन मेंडल है, ग्रेगर की तो उनको उपाधि मिली थी इस चर्च में नौकरी करते हुए, और ये उपाधि इनको दी गई थी सन 1849 में, यानी कि 1849 के अंदर इनको ये उपाधि दी गई थी। इस चर्च में नौकरी करते हुए मेंडल ने अपने जीवन का सबसे विशेष कार्य किया था पाइसम सैटाइवम या उद्यान मटर के पौधों पर प्रयोग। अब यहाँ देखिए दो तीन चीजें
जो बैकग्राउंड में चल रही थी वो चीजें यहाँ मेंडल को काम देती हैं। एक तो मेंडल बैकग्राउंड से क्या थे, कृषक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो उनको खेती और पेड़ पौधों से लगाव था, अच्छा नॉलेज था। जब उनको विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला तो विज्ञान और गणित अध्यापक के रूप में मिला था, जिससे उनको गणित तथा सांख्यिकी का अच्छा ज्ञान हुआ। और तीसरा, उन्होंने जो भी प्रयोग किया उस प्रयोग के आंकड़ों का संकलन बड़ी ही बारीकी से किया और जिस पौधे पे प्रयोग किया उसका चुनाव भी बहुत अच्छे से किया। अगला जो बिंदु है वो है इनके प्रयोग। तो मेंडल ने देखिए सन 1856 में अपने प्रयोग करना प्रारंभ किया और इन्होंने 7 से 8 साल तक सन 1863-64 तक अपने प्रयोग संपूर्ण करके इनके परिणाम जो थे उनको संकलित किया तथा सन 1863 के अंदर ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का जो सालाना अधिवेशन था उस अधिवेशन में अपने पादप संकरण के प्रयोगों के परिणाम जो थे उनको पढ़ा, वहां पर अपने प्रयोगों के बारे में बताया और सन 1864 का इसी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो थी इसकी एक पत्रिका थी, उस पत्रिका का वार्षिकांक छपा जनवरी माह में। तो देखिए इसी सोसाइटी की एक पत्रिका थी, उस पत्रिका के वार्षिकांक में इनका जो कार्य था वो कार्य पादप संकरण के प्रयोग, पादप संकरण के प्रयोग इस शीर्षक के नाम से इनका कार्य जो था वो इस सोसाइटी की पत्रिका में छपा। इतना अच्छा काम मेंडल ने अपने जीवन में किया और इसके करने के पीछे के 3 बैकग्राउंड कारण थे। कुछ तात्कालिक कारण भी थे जिन कारणों ने मेंडल को ये प्रसिद्धि दिलाई, उनकी भी बात हम करेंगे। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग जो थे वो प्रयोग किए उद्यान मटर के पौधे पर और उद्यान मटर के इस पौधे को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं पाइसम सैटाइवम। अब बहुत से ऐसे तथ्य दिए जाते हैं जिन तथ्यों के अंदर एक तथ्य ये भी है कि मेंडल की सफलता जो थी उस सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान इसके इस प्रयोग के लिए चुने गए पादप मटर के पौधे का भी था। बिल्कुल प्रयोग का ये पादप जो था बहुत उचित पादप था जिसका चयन मेंडल ने किया। लेकिन यहाँ 2 तथ्य हैं, उन तथ्यों को जरूर याद रखें। देखिए मेंडल पहला व्यक्ति नहीं था जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। इससे पहले मटर के पौधे पर आनुवंशिकी के प्रयोग 2 वैज्ञानिक थे, नाइट और गोस, ये भी कर चुके थे। इन्होंने भी अपनी आनुवंशिकी प्रयोग जो थे वो मटर के पौधे पर ही किए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए जितना कि मेंडल सफल हो पाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो था ना, वो कारण अभी हमने पहले बैकग्राउंड की जो बात कर रहे थे वहां आ गया कि गणित और सांख्यिकी स्टैटिक्स 2 ऐसे कारण थे जिन्होंने मेंडल को विशेष सफल बनाया। तो नाइट और गोस ने आनुवंशिक प्रयोग किए लेकिन उनको आंकड़े संकलन के लिए गणित और सांख्यिकी का उतना गूढ़तापूर्वक ज्ञान नहीं था जितना मेंडल को था। अब देखिए दूसरा कारण, एक मेंडल ने कोई सीधा ही मटर के पौधे पर प्रयोग नहीं किया था। मेंडल पहले एक बार असफल प्रयोग कर चुका था और वो प्रयोग किया था एक वैज्ञानिक कार्ल नेगेली के परामर्श पर। कार्ल नेगेली जो था इसने मेंडल को परामर्श दिया था और उस परामर्श के आधार पर मेंडल ने हार्बेशियम नाम के एक पौधे पर पादप संकरण के प्रयोग किए थे। हार्बेशियम नाम के एक पौधे पर प्रयोग किए थे और वो मेंडल के प्रयोग जो थे वो असफल रहे थे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मेंडल ने हायरेशियम के पौधे पर असफल प्रयोग किए, उसके पश्चात उसने मटर के पौधे का चुनाव किया और मटर के पौधे पर आनुवंशिकी के सफल प्रयोग किए। तो देखिए मटर के पौधे के साथ जुड़े हुए 2 तथ्य और हैं जिन्हें हमें याद रखना है। मेंडल ने अपने प्रयोग किए उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम पर। प्रयोगों का समय था 1856 से 1863 तक का और ये छपे थे 64 के अंदर।
उद्यान मटर से पहले मेंडल ने कार्ल नेगेली नामक वैज्ञानिक के परामर्श पर हाइरेसियम नामक पौधे पर आनुवंशिकी के असफल प्रयोग किए थे। उनमें मेंडल को सफलता नहीं मिली थी। मेंडल की सफलता का कारण मटर का पौधा था, लेकिन मटर के पौधे पर भी पूर्व में 2 वैज्ञानिक आनुवंशिक प्रयोग कर चुके थे, नाइट और गोस, लेकिन उसका असफल होने का, मेंडल के सफल होने का जो सबसे बड़ा अंतर था वो था मेंडल को गणित और सांख्यिकी का अच्छा नॉलेज था, अच्छा ज्ञान था, इस कारण से मेंडल सफल हो पाया। अब देखिए, वार्षिकी जो पत्रिका थी इस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की, इसके अंदर ये पादप संकरण के प्रयोग के नाम से मेंडल का कार्य छपा, लेकिन मेंडल को उस समय किसी ने सीरियसली लिया नहीं। मेंडल को वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जिस प्रसिद्धि का मेंडल उस समय हकदार था। जबकि देखिए कितना अच्छा काम किया। आज हम 2 शताब्दियों बाद भी मेंडल के इतिहास को, कार्य को, सबको पढ़ते हैं और मेंडल को सम्मान स्वरूप फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा देते हैं, लेकिन मेंडल को उस समय वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जिसका वो हकदार था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, उस समय जब मेंडल ने ये प्रयोग के परिणाम दिए थे, उस समय एक सबसे ज्वलंत मुद्दा था जातियों का उद्भव या जाति उद्विकास। और जाति उद्विकास के लिए उस समय जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में था वो था डार्विन। डार्विन ने अपना जातीय उद्विकास का सिद्धांत दिया था और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन की थ्योरी पर ही केंद्रित था। इस कारण से किसी ने मेंडल के इस कार्य को सीरियसली नहीं लिया। हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि जहां सेलिंग हो रही थी वहां फायरिंग के धमाके कोई नहीं सुनता। सेलिंग का मतलब होता है तोपों से गोले दागना और फायरिंग का मतलब बंदूक से गोलियां दागना। तो जब तोपों के गोलों की आवाज़ हो रही थी तो बंदूकों की आवाज़ तो उसमें दब गई। यानी मेंडल ने जो काम किया था वो बहुत ही अच्छा और गूढ़तापूर्ण था, लेकिन उसे आम आदमी समझ नहीं पा रहा था। और डार्विन ने जो काम किया वो एक ज्वलंत मुद्दा था, सबका ध्यान उस पर केंद्रित था। ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या था मेंडल के असफल होने का? वो कारण था कि मेंडल का जो कार्य था वो बहुत अधिक जटिल और गूढ़तापूर्ण था, जिसे आम आदमी समझ नहीं पा रहा था। इसी कारण से वो आम आदमियों के रुचि का विषय नहीं रहा। इस कारण से उसे किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। और इसी परिस्थिति के अंतर्गत लास्ट में लगभग 20 वर्ष की गुमनाम जिंदगी के बाद में 6 जनवरी 1884 को वृक्कशोथ की बीमारी के कारण से मेंडल की मृत्यु हो गई। ये भी एक तथ्य है, वृक्कशोथ की बीमारी के कारण से मेंडल की हो गई थी मृत्यु। लेकिन मेंडल के इस कार्य को बाद में एक ऐसा संयोग हुआ जिसके कारण से लोगों ने वापस जाना। सन 1900 के अंदर 3 अलग अलग देशों में बैठे 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से अनजान रहते हुए आनुवंशिकी के प्रयोग किए और तीनों वैज्ञानिक एक ही तथ्य पर पहुंचे। और जब उनके तथ्य सामने आए, उनके प्रयोगों के परिणाम अलग अलग देशों में छपे, तब पता लगा कि जो परिणाम वो बता रहे हैं वो तो 35 साल पहले मेंडल बता चुका था। इसी कारण से उन तीनों वैज्ञानिकों को कहा जाता है मेंडलवाद का पुनर्खोजकर्ता। एक वैज्ञानिक था जिसमें जर्मनी से, एक हॉलैंड से और एक था स्वयं मेंडल के देश ऑस्ट्रिया से, जिनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई जानकारी हो, समस्या हो लेनी है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।